आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का जो सेशन है वो पॉलिटी पर आधारित है, ठीक ना। इंडियन पॉलिटी। आज भारत का जो संविधान है ना, भारत के संविधान में हम लोग संस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है। संस्थाएं, देखिए भारत में 3 प्रकार के संस्थाएं हैं, ठीक है। फर्स्ट संस्था जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। सेकेंड संस्था जिसको बोलते हैं हम लोग सांविधिक संस्था, है ना। और थर्ड बोलते हैं इसको संवैधानेतर। ठीक है। भारत में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। फर्स्ट संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सेकेंड संविधिक संस्थाएं और थर्ड है संविधानेतर संस्थाएं, है ना। अब ये समझिए कि संवैधानिक संस्था किसको बोलते हैं। देखिए, वैसी संस्थाएं जिसका जिक्र भारत के संविधान में किया गया है, ठीक ना। वे सभी संस्थाएं जिसका भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं नहीं कहीं किया गया, वो संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग का जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार बोलते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग जिसका जिक्र आर्टिकल 280 ना 280 में किया गया है ना। तो समझ लीजिए कि जो भी संस्थाएं जिनका जिक्र भारत के संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है, वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। सेकेंड होता है सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था वैसी संस्था को कहते हैं जिसका जिक्र भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में तो नहीं हो, परंतु उनका निर्माण संसद जो है कानून बनाकर की हो, ठीक है। संसद के विधि द्वारा निर्मित हो, ठीक है ना। अर्थात वैसे संस्थाएं जिनका निर्माण संसद कानून बनाकर किया हो, उसको सांविधिक संस्थाएं बोलते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, है ना, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। हो गया सांविधिक संस्थाएं। और थर्ड होता है संवैधानेतर संस्थाएं। संवैधानेतर संस्था उसको बोलते हैं कि जिनका जिक्र न तो संविधान में हो और न ही उसको संसद कानून बनाकर की हो, बल्कि कैबिनेट जो है या मंत्रिमंडल जो है एक प्रस्ताव पारित करके की हो, है ना। अर्थात मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर निर्मित। अर्थात ये संस्था क्या है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, उनको संसद कानून बनाकर भी नहीं किए, बल्कि कैबिनेट जो है भारत सरकार के जो मंत्रिमंडल है वो प्रस्ताव पारित कर किया है। जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। ये कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या अन्य एग्जामिनेशन, सभी में पूछता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग कैसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं या सांविधिक संस्था या संवैधानेतर संस्थाएं, है ना। तो क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है। क्यों है? क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले नीति आयोग से पहले था योजना आयोग,
है ना। योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। जब योजना आयोग था तो उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि योजना आयोग कैसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं या सांविधिक संस्था है या संवैधानेतर संस्थाएं, है ना। संवैधानेतर जो न तो संवैधानिक हो न ही सांविधिक हो, अर्थात न तो संविधान में उल्लेख हो न ही संसद कानून बनाकर किया हो, ठीक ना। अब हम लोग इसके बाद स्टेप टू स्टेप एक एक संस्थाएं के बारे में देखेंगे। जैसे हम लोग जब संवैधानिक संस्थाएं की बात करेंगे तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, सेकेंड है वित्त आयोग, थर्ड है आपको संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। इसके बाद इसी में है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ेंगे, वित्त आयोग पढ़ेंगे। इन सारे का स्ट्रक्चर क्या है, इनका अधिकार एवं शक्तियां क्या है, इनको नियुक्त कौन करता है ना, इनका फंक्शनिंग क्या है, इन सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग जब ये सारे चीज पढ़ लेंगे एक एक कर, तो हम लोग सांविधिक संस्थाएं में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग आ गया, राज्य सतर्कता आयोग हो गया, है ना। तो लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे, लोकायुक्त पढ़ेंगे, फिर संविधानेतर में नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इन सारे चीज के बारे में लोग पढ़ेंगे। आज जिस संस्था के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो संस्था है निर्वाचन आयोग। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक ना। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला तो बिंदु ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार की संस्थाएं हैं, ठीक है। संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है। पहला तो प्रश्न यही होता है, तो कैसी संस्था है ये, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था, ठीक है। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात निर्वाचन आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था है। क्यों संवैधानिक है, क्योंकि इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 324 में किया गया। कभी कभी यही प्रश्न पूछता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 में है। दूसरा चीज आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक सदस्यीय निकाय है कि बहुसदस्यीय निकाय है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जो कि बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें क्या होते हैं, एक जो होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इसमें दो क्या होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त। अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक क्या होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 क्या होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। इन तीनों की जो नियुक्ति होगा, इनका जो नियुक्ति किया जाएगा वो राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं,
राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है जिनका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब क्या ये नियुक्त हो गए, नियुक्त के बाद क्या होगा, इनका कार्यकाल। कार्यकाल ठीक ना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, इनमें जो पहले हो, इनमें जो पहले पूरा हो। ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, इस 65 वर्ष की आयु इसमें जो पहले पूरा है। यदि 65 वर्ष की आयु पूरा पहले पूरा हो जाएगा तो उसमें तक रहेंगे, या आगे 6 वर्ष पूरा तो उसमें तक रहेंगे। ठीक है, अब देखिए तो मुख्य इन दोनों का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल तो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी वो त्याग पत्र देकर, ठीक है ना, कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी त्याग पत्र देकर वो में पद से हट सकते हैं, पद से हट सकते हैं, है ना। ठीक है, तो कार्यकाल तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु हो गया। यदि वो चाहे तो अपने कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी अपना पद त्याग सकते हैं। कैसे? त्याग पत्र देकर। अपना त्याग पत्र किनको देंगे? वो राष्ट्रपति को, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि ये तो स्वेच्छा से है कि यदि चाहे तो वो अपना त्याग पत्र देकर पद से हट सकते हैं, लेकिन यदि इनको हटाना हो, यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त असक्षम हो जाए, है ना, या अपने पद का दुरुपयोग करते हो, यह साबित हो जाए, तो ऐसे इसमें कैसे हटाया जाता है? इसमें देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, कहते हैं कि कार्यकाल तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हो गया, इनमें जो पहले पूरा हो। कार्यकाल के समाप्ति के पहले भी वो त्यागपत्र देकर हट सकते हैं, लेकिन यदि उनको हटाना हो, यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त असमर्थ हो जाए, असक्षम हो जाए, या अपने पद का दुरुपयोग करे, दुर्व्यवहार करे, तो ऐसी स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटा सकते हैं जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, है ना। अर्थात इन्हें उसी विधि से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है ना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसी विधि से, उसी प्रक्रिया से हटाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। अब इनको कैसे हटाते हैं? संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, अर्थात लोकसभा
एवं राज्यसभा, ठीक है ना। संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करा। विशेष बहुमत 2/3 मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। तो समझ गए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाएंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी विधि से। अर्थात संसद के दोनों सदन, लोकसभा से भी 2/3 मेजोरिटी और राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी के आधार पर हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, एक प्रश्न पूछता है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कि राष्ट्रपति उनको नियुक्त तो जरूर करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तब तक नहीं हटाएंगे जब तक संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित न कर दे। इसलिए है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत अपने पद पर बने नहीं होते हैं। अर्थात उनको कार्यकाल की सुरक्षा है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इसमें से जो पहले हो, यदि वो चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि उनको हटाना हो तो संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, ठीक है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आता है। कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या था कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अन्य निर्वाचन आयुक्त बोलता है कि मुख्य निर्वाचन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। अर्थात जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुशंसा नहीं करे तब तक अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति उनके पद से हटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति तभी उनको हटा सकते हैं जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करे, ठीक है ना। अब देखिए, एक तो हो गया कि अब इनका कार्य क्या है ये समझिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य क्या है ना। पहला काम इनका है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, ना राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद, का चुनाव करवाना, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन करवाते हैं, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करवाते हैं, लोकसभा का इलेक्शन करवाते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन करवाते हैं, राज्य विधानसभा का, और कुछ राज्यों में राज्य विधान परिषद है, उन सभी का जो इलेक्शन करवाते हैं वो निर्वाचन आयोग, ठीक है। सेकेंड काम, जब
इन सभी का इलेक्शन करवाते हैं तो चुनाव तिथि का निर्धारण, समय समय पर इलेक्शन के लिए इलेक्शन डेट का जो निर्धारण एवं जो घोषणा, ठीक है ना, ना चाहे वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, राज्य विधानसभा विधान परिषद के इलेक्शन के लिए चुनाव तिथि की निर्धारण करते हैं और घोषणा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड, मतदाता सूची तैयार करना, है ना। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन से भाग लेंगे उसके लिए मतदाता सूची तैयार करेंगे, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन से भाग लेंगे उसके लिए मतदाता सूची तैयार करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में कौन कौन से भाग लेंगे उसके लिए मतदाता सूची होंगे, राज्य विधानसभा विधान परिषद के इलेक्शन में कौन कौन से भाग लेंगे उसके लिए मतदाता सूची तैयार करते हैं, ठीक है। चौथा, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जब चुनाव तिथि का निर्धारण घोषित किया था तो उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। तो आदर्श आचार संहिता में क्या क्या चीज रहेगा, उसको कैसे फॉलो करवाना है, यदि कोई फॉलो नहीं करता तो क्या कार्रवाई होना चाहिए, ये सारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका वर्क है, नेक्स्ट इसका जो वर्क है वो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। यदि कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह द्वारा राजनीतिक दल का गठन किया जाता है तो उन दलों का जो पंजीकरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ कराना होता है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण होगा, है ना, एवं उनका चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव चिन्ह का आवंटन ना, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया, जैसे आम आदमी पार्टी को झाड़ू है, कांग्रेस को हाथ छाप है ना, भाजपा को आपको कमल छाप है, या अन्य राजनीतिक दलों को जो जो छाप है, तो चुनाव चिन्ह का आवंटन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। यदि चुनाव चिन्ह को लेकर कोई विवाद होता है ना, ठीक, चुनाव चिन्ह या दल को लेकर या राजनीतिक दल पर अधिकार, है ना, ठीक है। हाल के दिनों में देखे होंगे कि जो बिहार में जो लोजपा में जो टूट हुआ तो राजनीतिक दल पर अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, है ना। कहीं कहीं देखते हैं कि चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। तो जो भी हो, चुनाव चिन्ह को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो या राजनीतिक दल पर अधिकार को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो तो वैसे स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही निर्णय होता है, है ना। अंतिम, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में यदि उनका चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इन स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही निर्णय किया जाता है ना। इसके बाद चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा, है ना। इलेक्शन में जो प्रदर्शन होता है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या राज्य विधानसभा का इलेक्शन हो, तो उसमें जिस दल को जैसा प्रदर्शन हो उसके आधार पर वो मान देता है कि ये राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है या राज्य स्तरीय पार्टी। हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी को ना राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। तो ये हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें चाहिए, राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें चाहिए, यदि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो उसको कौन कौन से लाभ दिया जाता है ना, ये सारे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना। लेकिन यहाँ है
कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है ना। नेक्स्ट देखिए, इसका दो इंपॉर्टेंट और तीन इंपॉर्टेंट और काम है। एक काम है ये है कि संसद सदस्यों के संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह, ठीक है। यदि लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य की ये अयोग्यता संबंधित कोई मुद्दा हो तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ठीक है। लेकिन जो विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किनको देंगे सलाह? राष्ट्रपति को। और विधानसभा विधान परिषद सदस्यों का अयोग्यता के मामले में राज्यपाल को, ठीक है। याद रखिएगा है ना कि संसद के मामले में राष्ट्रपति को और राज्य विधानमंडल के मामले में सलाह राज्यपाल को देंगे। कौन देंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। एक इंपॉर्टेंट ये भी काम है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो और वो राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो गया हो तो वैसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को यह सलाह देता है कि उस राज्य में इलेक्शन होने की स्थिति है या नहीं, ठीक है ना। ठीक ना, ठीक है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष की समाप्ति, यदि राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष हो गया तो उसकी समाप्ति के बाद वहां पर इलेक्शन कराया जा सकता है या नहीं, इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देने का काम आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है ना। ये सारे था आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी संस्थाएं है, संवैधानिक है कि सांविधिक है कि संविधानेतर है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया हो। तीसरा प्रश्न भी पूछता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कितने सदस्यीय है, बहुसदस्यीय है या एक सदस्यीय है, कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। मुख्य इनका नियुक्ति कौन करता है ना। इनका कार्यकाल कितना होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है ना। उनका कार्य, इनका कार्य क्या है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है, उपराष्ट्रपति का कौन करवाता है ना, लोकसभा राज्यसभा है ना का इलेक्शन कौन करवाता है, विधानसभा विधान परिषद सदस्य इलेक्शन कौन करवाता है ना। संसद सदस्यों के मामले में सलाह इलेक्शन कमीशन किसको देंगे, विधानसभा विधान परिषद सदस्यों की अयोग्यता में सलाह किसको देंगे, ये सारा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। आज जो संवैधानिक संस्थाएं थे उसमें हम लोग फर्स्ट देख लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कल जो लोग नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग है ना, और इसके बाद हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग, क्योंकि 5-7 संस्थाएं हैं आपको संवैधानिक संस्थाएं में। हम लोग एक एक संस्थाएं को स्टेप टू स्टेप देखते चलेंगे और इससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अन्य जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या अन्य जो जनरल कंपटीशन कौन कौन से प्रश्न आएंगे उनको कल हम लोग ये देखेंगे। कल के बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना। और जो भी हमारे नए मित्र हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए ना। और आपको इसमें से रिवीजन करते रहिएगा है ना, ताकि आपको जो हम लोग पढ़ाए हैं उसको अच्छे से आपको कंठस्थ कर लेंगे। थैंक यू।